हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके बेटा मैंने आपको 5 मेथड्स बताए थे, जिसमें से अभी तक हमने एक ही मेथड कंप्लीट किया है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। आज की क्लास में हम बेटा सेकंड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। हाँ जी बेटा, देखिए ये मेथड बेटा क्या कहता है। रिग्रेशन एनालिसिस जो मेथड है, ये बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में बेटा एक टॉपिक पढ़ा है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये जो मेथड है आपका, ये किसके ऊपर बेस्ड है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन बेटा जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, उसके अंदर हम क्या करते थे? उसके अंदर जो वैल्यू बेटा, हाँ जी बेटा देखिए, तो क्या कहता है इसमें, ये जो मेथड है, ये बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? रिग्रेशन एनालिसिस टेक्निक पे। आपको ध्यान होगा, बीकॉम सेकेंड ईयर में जब आप ये टॉपिक पढ़ते थे, तो वहाँ दो वेरिएबल्स आपको देते, एक्स एंड वाई। सपोज करो आपको ये दो वेरिएबल्स आपको गिवन है, ठीक है, और आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्स की वैल्यू बेटा गिवन है। तो उसके लिए आप एक इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन कह लीजिए या लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करते थे। वाई और एक्स के बीच में हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते थे, जिसको हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। सिमिलरली, अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यू गिवन है, तो उस केस में बेटा हम एक इक्वेशन ड्रॉ करते थे, एक इक्वेशन या रिलेशनशिप कह लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑन वाई। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का ये जो मेथड है, ये बेटा इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, रिग्रेशन। इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, जो अननोन वेरिएबल है उसको प्रिडिक्ट करना है। अननोन वेरिएबल बेटा हमारा कौन सा है यहाँ पर? वर्किंग कैपिटल। आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किससे? फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो आपको गिवन होगा। हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सेल्स है, इसकी वैल्यू बेटा आपको गिवन होगी। अगर सपोज कीजिए मैं डिपेंडेंट वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को यदि वाई लेट कर लूँ, और सेल्स को बेटा क्या लेट कर लूँ? एक्स। सेल्स को अगर मैं एक्स लेट कर लूँ, तो मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स की वैल्यू क्या है? गिवन है। तो बताओ कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज होगी बेटा? वाई ऑन एक्स। ठीक है। अगर आप वर्किंग कैपिटल को एक्स लेट करेंगे और सेल्स को वाई, हाँ जी बेटा, अगर वर्किंग कैपिटल को मैं एक्स से डिनोट कर दूं और सेल्स को वाई से डिनोट कर दूं, उस केस में मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू गिवन है, तो उस केस में बेटा होगा एक्स ऑन वाई। ठीक है। देखिए अब कैसे हमने वो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। हाँ जी बेटा, दूसरी बात बेटा इस मेथड में क्या कही गई है? इट मेजर द एवरेज रिलेशनशिप। इसके अंदर बेटा हमें एक एवरेज रिलेशनशिप डिटरमिन करना है बिटवीन द वेरिएबल्स सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। वो एवरेज रिलेशनशिप किस फॉर्म में होगा? वो बेटा इस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एवरेज लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पे बेटा y किसको डिनोट कर रहा है? वर्किंग कैपिटल को, और x सेल्स को। अब देखिए यहाँ पर ये जो बेटा रिग्रेशन इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसे हम बोलेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है। y तो बेटा बता दिया, इसमें y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y बेटा वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्स को। अब यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी बेटा दो कांस्टेंट है। ए और बी क्या है? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशंस हम यूज करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन बेटा, समेशन y इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स। एक तो बेटा ये इक्वेशन यूज होगी, और सेकंड इक्वेशन जो आपने यूज करनी है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये बेटा दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ए और बी की वैल्यू बेटा जो आएंगी इन दोनों इक्वेशन से, जो भी ए और बी की वैल्यू आप की आएंगी, उसको बेटा आप कैलकुलेट करने के बाद ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करोगे, ए और बी की वैल्यूज, ये बेटा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करने से हमारा जो रिलेशनशिप आ जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। उसके लिए बेटा आपको सेल्स और वर्किंग कैपिटल का लास्ट ईयर का डाटा दिया होगा, जिसको हम पास्ट डाटा बोलेंगे। तो पास्ट डाटा को एनालाइज करके ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाई जाती है। तो चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं कि कैसे हम पास्ट डाटा की हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे और वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाएंगे फॉर द फ्यूचर पीरियड। हाँ जी बेटा देखिए, ये बेटा हमें 5 इयर्स का डाटा दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, किसी कंपनी की सुविधा लिमिटेड, हाँ जी बेटा एक सुविधा लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका 5 इयर्स का बेटा आपको डाटा दिया हुआ है। किसका? सेल्स और वर्किंग कैपिटल का। सेल्स दी हुई है इन लैक्स, और वर्किंग कैपिटल बेटा इन लैक्स। ठीक है, और आपको कौन से ईयर का एस्टिमेट लगाना है, ये देखिए आपको जो दिया हुआ है 2007-8 तक का डाटा दिया हुआ है, और आपको एस्टिमेट कौन से ईयर का लगाना है, 8-9 का। और यदि सेल्स कितने की हो, 200। तो सबसे पहला काम बेटा क्या करना है, सुनिए। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, इसमें से जो दो वेरिएबल बेटा आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, एक सेल्स और वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल को वाई से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और सेल्स को बेटा किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स से। ठीक है, अब आपको जो इक्वेशन बनानी है, रिग्रेशन इक्वेशन, हाँ जी बेटा वो मैं लिख लेता हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन जो आपको बनानी है वो बेटा है वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का मतलब वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन बेटा आपको बनानी है। अब इस इक्वेशन में दो वैल्यूज हैं, ए और बी, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसके लिए बेटा हम दो रिग्रेशन इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी दो रिग्रेशन इक्वेशंस? समेशन वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स, और एक बेटा समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स। ठीक है, इसको मैं बेटा कर देता हूँ फर्स्ट, डॉटेड फर्स्ट, और ये बेटा डॉट सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेटा हम इस टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, समेशन वाई। तो बेटा वाई का टोटल कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, वाई का टोटल कितना आ रहा है देखिए, 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 23, ये बेटा टोटल आएगा 91। ठीक है, समेशन वाई की वैल्यू हमारी आ रही है 91, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी बेटा, समेशन वाई हमारा 91 आ गया। हाँ जी बेटा, फिर निकालते हैं समेशन एक्स। समेशन एक्स बेटा हमारा कितना बनेगा, इसका टोटल कर लीजिए। 160 प्लस 130, 290, 290 प्लस 20, 310, 310 और 100, 410, 410 और 80, 490, 490 एंड 60, 550। हाँ जी बेटा, ये 550 आ जाएगा। तो यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ 550। 550 बेटा किसकी वैल्यू आई है हमारी, समेशन एक्स। अब देखिए ये भी हो गया हमारा, और ये भी बेटा आ गया। एन, एन बेटा हमारा कितना है, 5। एन का मतलब कितने ईयर्स का आपको डाटा गिवन है, 5 इयर्स का। अब चलते हैं बेटा एक्स और वाई का प्रोडक्ट। हाँ जी चलिए, एक्स और वाई का बेटा प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक तो बेटा एक्स वाई चाहिए, और एक बेटा एक्स स्क्वेयर चाहिए। तो पहले एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 60 × 12, 60 × 12 बेटा 720, 18, 18 × 15 1200,
फिर बेटा 120 इंटू 20 2400, 130 इंटू 21। हाँ जी बेटा 130 इंटू 21 बेटा कितना आएगा? हाँ जी बेटा ये आ जाएगा बेटा 2730। और बेटा फिर है 160, 160 इंटू 23, 160 इंटू 23 बेटा करेंगे 3680। मल्टीप्लाई बेटा इनको कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा एक्स का स्क्वायर, एक्स की सभी वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। 3600, 80 का स्क्वायर बेटा 6400, फिर बेटा 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर बेटा बनेगा 14400, फिर बेटा 130 का स्क्वायर 16900, फिर बेटा 160 का स्क्वायर 25600। लो बेटा बताओ यहाँ तक। अब बेटा क्या करना है, इन सभी का सम कर देते हैं। हाँ नहीं बेटा एक तो हमें ये चाहिए, एक बेटा इसका सम चाहिए, तो कर दीजिए समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई बेटा कितना आ रहा है, इसका सम करेंगे, ये आएगा बेटा 10,730। लो बेटा मैं लिख देता हूँ, समेशन एक्स वाई की वैल्यू आएगी 10,730। और समेशन एक्स स्क्वायर, इसका बेटा सम करोगे 66,900 आएगा। समेशन एक्स स्क्वायर बेटा आएगा 66,900। ये बेटा हमारी वैल्यूज आ गई सभी। अब ये सारी की सारी वैल्यूज बेटा मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 and 2। चलिए पुट करते हैं बेटा इसको। पुट ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सी वैल्यूज बेटा ये, तो पुट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पे आइए। फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या बनेगी, 91 इज इक्वल टू ए तो बेटा कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, एन की वैल्यू 5, 5 है, और समेशन एक्स बेटा 550, 550 बी। ये बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन समेशन एक्स वाई 10,730 इज इक्वल टू समेशन एक्स 550 ए प्लस समेशन एक्स स्क्वायर 66,900 बी। ये बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब करना क्या आपको, फर्स्ट इक्वेशन को बेटा इनके कोफिशिएंट सेम बना लो। ए वाली टर्म्स को बेटा सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 110 से मल्टीप्लाई कर दो। 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 550 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 110 से मल्टीप्लाई बेटा कर दिया। तो पहले 91 को मल्टीप्लाई करो बेटा 110 से। 91 को अगर मैं 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेटा आएगा 10010। ये बेटा हो गया 550। और 550 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60,500 भी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी रिवाइज। अब बेटा दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हाँ जी दोनों इक्वेशन को बेटा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंसिल करने के लिए बेटा हमें क्या करने हैं, साइन चेंज। तो ये बेटा कैंसिल हो गया। अच्छा ये बेटा माइनस कर लेते हैं। हम्म, ये बेटा हमारा आ जाएगा 720 इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा 6400 बी। हाँ जी बेटा 720 इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से बेटा बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू आ जाएगी 720 अपॉन 6400। हाँ जी बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 9/80। ये बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1125 ये वैल्यू आ रही है आपकी बी की। बी की वैल्यू बेटा 0.1125 आ गई। अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू बेटा जो आई है उसको इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट बी इन इक्वेशन 1। बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हाँ जी बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.1125। तो ये बेटा क्या बनेगा,
550 इंटू 0.1125 61.875। यहाँ से बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करके बेटा ए की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.825। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा इसको। ये बेटा ए की वैल्यू आ गई और ये बेटा आ गई बी की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, ए और बी की वैल्यू, हाँ जी बेटा, ए और बी की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन। तो इसमें बेटा पुट करेंगे y इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5.825 प्लस, हाँ जी बेटा, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू है 0.1125। ये बेटा हमारा रिलेशनशिप आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। अब आपको करना क्या है, अब ये जो 200 लैक्स, हाँ जी बेटा, ये जो वैल्यू है 200 लैक्स सेल्स, एक्स की वैल्यू, ये बेटा एक्स की वैल्यू 200 है सेल्स, इसको यहाँ पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 200, कौन से ईयर के लिए हमने वर्किंग कैपिटल का एस्टीमेट लगाना है, 8-9 के लिए, तो 8-9 की सेल्स पुट कर दो। तो वर्किंग कैपिटल बेटा आ जाएगी 5.825 लो बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5.825 प्लस 0.1125 इंटू 200, इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 27.825। हाँ जी बेटा, तो अगर हमारी सेल्स कितने लाख की है, 200 लाख की है, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा आएगी 27.825 लाख। तो इस तरीके से बेटा रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से हम वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगा सकते हैं बाय इस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। ठीक है, बताओ बेटा, क्लियर है? तो इस टाइप का बेटा कोई भी सम अगर आ जाए तो आई होप आप उसे एग्जाम में बेटा कर दोगे सॉल्व। आपकी बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा चेक कर लीजिएगा, एक्सरसाइज में इस टाइप का जो भी सम मिले उसे अटेम्प्ट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम बात करने वाले हैं थर्ड मेथड की, वर्किंग कैपिटल का अनुमान, वर्किंग कैपिटल का जो एस्टीमेट है उसके लिए बेटा अभी तक हमने दो मेथड्स कंप्लीट कर लिए, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, और सेकंड बेटा हमने कौन सा किया है, सेकंड बेटा जो अभी किया रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। अब बेटा हम थर्ड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैश फोरकास्टिंग मेथड। हाँ जी बेटा, इस मेथड में बेटा क्या करना है, इस मेथड में जैसे कि इसका नाम है कैश फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब बेटा क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। तो वर्किंग कैपिटल के लिए इस मेथड के अंदर हमने पूर्वानुमान लगाना है, एस्टीमेट लगाना है। किस चीज का पूर्वानुमान लगाना है, कि बिजनेस के अंदर कमिंग मंथ्स में, आगे आने वाले महीनों में कहाँ कहाँ से कैश आने की संभावना है और कहाँ कहाँ पर कैश जाने की। डिसबर्समेंट का मतलब होता है आउटफ्लो, डिसबर्समेंट का मतलब बेटा आउटफ्लो, और रिसीट्स का मतलब इनफ्लो। तो इस मेथड में दो चीजों का अनुमान लगाया जाता है, फोरकास्टिंग ऑफ इनफ्लो एंड फोरकास्टिंग ऑफ आउटफ्लो। किस किस सोर्स से बेटा पैसा आने की संभावना है और किस किस चैनल में पैसा खर्च होने की संभावना है। हाँ जी बेटा, ऑल द पॉसिबल सोर्सेज फ्रॉम विच, जितने भी पॉसिबल सोर्स है जहां से कैश आ सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से बेटा कैश आ सकता है, सोच के देखो। एक बेटा हमारे जैसे डेटर्स हैं, डेटर्स जिनको आपने उधार माल बेचा है वहां से कैश आ सकता है। कैश सेल, अगर आपने नगद माल बेचा है वहां से कैश आ सकता है। ठीक है,
एंड द चैनल्स, ऐसे कौन कौन से चैनल्स हैं जहाँ पर आपको पेमेंट की जरूरत है। पेमेंट बेटा किस किस को करते हो आप? पेमेंट करते हैं हम सप्लायर्स को, रॉ मटेरियल जिनसे आप खरीदते हो। यदि आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो फिनिश्ड गुड के जो सप्लायर हैं उनको आप पेमेंट करोगे। वेजेस, वर्कर को आप वेजेस देते हो। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बेटा पेमेंट करनी है। तो किस किस महीने में किस किस चैनल में कितना पैसा आपको खर्च करना है, वो बेटा आपको अनुमान लगाना है। और उसके लिए हम एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड का मतलब जिसमें बेटा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीजें दिखाई जाएंगी। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बोथ प्रोबेबल इनफ्लोज, प्रोबेबल का मतलब संभावना, एंड प्रोबेबल आउटफ्लो दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर दोनों चीजें दिखाई जाती हैं, पॉसिबल इनफ्लोज एंड पॉसिबल आउटफ्लोज, उसको बेटा हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अब देखिए, हाँ जी बेटा, आगे क्या कहते हैं? अब कहता है कि कैश रिसीट्स और पेमेंट का अनुमान लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने अनुमान लगा लिया कि मेरे को 2 लाख रुपए का कैश जनवरी में मिलने की संभावना है। जनवरी के महीने में मेरे पास 2 लाख का कैश आने की संभावना है, अलग अलग सोर्सेज से। और जनवरी के महीने में मुझे पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी? मान लेते हैं बेटा 1,60,000 रुपए की पेमेंट करनी है। ये मेरी रिसीट्स है और ये मेरी पेमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख रुपए तो आने की संभावना है और जाने की संभावना 1,60 है। ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो। तो इनफ्लो आउटफ्लो से क्या है ज्यादा? तो इस महीने जनवरी के महीने में बेटा मेरे पास 40,000 रुपये सरप्लस बचेगा। जनवरी के महीने में 40,000 का क्या बचेगा? सरप्लस। इसका मतलब जनवरी के महीने में मुझे वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। वर्किंग कैपिटल की जरूरत बेटा तब पड़ती है जब इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो क्या हो? ज्यादा हो। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जो सेकंड केस है इसमें मैंने क्या लिया है? हाँ जी बेटा, इनफ्लो देखिए इसमें। इसमें बेटा जो इनफ्लो है, कैश पेमेंट, ये तो आउटफ्लो हो गया। और कैश रिसीट्स, इनफ्लो। हाँ जी बेटा, ये आउटफ्लो हो गया और ये क्या है? इनफ्लो। अब सपोज करो बेटा नेक्स्ट मंथ फरवरी में, फरवरी में मेरी रिसीट्स, रिसीट्स तो बेटा 1 लाख की हैं। और पेमेंट या आउटफ्लो, आउटफ्लो बेटा मेरा 1,20,000 का है। 1,20,000 रुपये मुझे पेमेंट के लिए चाहिए और प्राप्ति कितने की होनी है? 1 लाख की। तो यहाँ पे बेटा बताओ, यहाँ पे मुझे 20,000 रुपीज की क्या पड़ रही है? डेफिशिएंसी। इसको डेफिशिएट बोलेंगे। 20,000 रुपये का बेटा मेरा इनफ्लो कम हो रहा है कंपेरेटिव टू आउटफ्लो। तो 20,000 रुपये की बेटा मेरे को जरूरत पड़ेगी। दिस इज द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये बेटा मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस मेथड में बेटा बेसिकली दो चीजों को कंपेयर करना है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज कौन से? विच आर प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब पॉसिबल, पॉसिबल कैश इनफ्लोज एंड पॉसिबल कैश आउटफ्लो। हाँ जी बेटा, अब इस सम को, इस मेथड को हम एक सम की हेल्प से बेटा समझते हैं। हाँ जी बेटा, पढ़िए इस सम को। इस सम में बेटा क्या कहता है? हाँ जी बेटा, एक कंपनी है। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कह रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है 1 जनवरी 2009 को। प्राइम कॉस्ट बेटा देखिए 40। प्राइम कॉस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें 16 रुपये तो मटेरियल के हैं, 24 रुपये बेटा लेबर के हैं। एक्सपेंसेस बेटा है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन एडिशन वेरिएबल एक्सपेंसेस बेटा दिए हुए। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं? 8। और फिक्स्ड एक्सपेंसेस 30,000 के। और कहता है जो सप्लायर को पेमेंट करनी है वो अगले महीने में करनी है, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ का। फॉलोइंग मंथ का मतलब बेटा होता है नेक्स्ट मंथ। और सेल्स, सेल्स बेटा 1/3 तो कैश है और 2/3 सेल्स जो है वो क्रेडिट पे है।
सेल्स जो है ध्यान से सुनिए, एक तिहाई बिक्री नगद है और 2/3 बिक्री, उसके लिए हम अपने देनदारों को, डेटर्स को 1 महीने का टाइम देते हैं, अगले महीने पैसा आएगा। और खर्चों की पेमेंट कहता है, खर्चों की पेमेंट उसी महीने में करनी है जिस महीने से वो संबंधित है। यानी कि जो जनवरी का खर्चा है वो जनवरी में ही पे करना है, फरवरी का खर्चा फरवरी में ही पे करना है, इस तरीके से। और सेलिंग प्राइस कितना बेटा, 80 रुपये पर यूनिट। और ये बेटा आपको यूनिट्स दे रखी है, जनवरी की यूनिट्स, फरवरी की यूनिट्स। हाँ जी बेटा। तो चलिए इस सम को बेटा स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी है, जनवरी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। हमारा क्वेश्चन ये है, हमें वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा जनवरी के अंदर हमारी पॉसिबल कैश इनफ्लोज कितने हैं, फरवरी में कितने हैं, मार्च में कितने, और से साथ ही बेटा आउटफ्लो इन 6 महीनों में कितना कितना आउटफ्लो होने की संभावना है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं, एक बेटा टेबल बनाएंगे हम। मैं पहले टेबल बना देता हूँ। लो जी, टेबल बेटा हमारे पास आ गई है रेडीमेड। इस टेबल की हेल्प से हम वर्किंग कैपिटल का एस्टीमेट लगाएंगे। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहला कॉलम बेटा हमने किसका बना लिया, पार्टिकुलर्स का। ठीक है, फिर आगे ये 6 मंथ्स हमने बना लिए। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉसिबल इनफ्लोज। हाँ जी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे इनफ्लोज। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ये इनफ्लोज, और यहाँ बेटा मैं लिख लेता हूँ ये इनफ्लोज का टोटल आ जाएगा। यहाँ बेटा मैं लिख लेता हूँ आउटफ्लोज। ठीक है, तो पहले हमें इनफ्लो और आउटफ्लो का अनुमान लगाना है। तो चलिए सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं इनफ्लो से। इनफ्लो बेटा दो जगह से होगा जनवरी के महीने की। एक तो बेटा कैश सेल, एक तो हम कैश सेल बेटा देख लेंगे। एक बेटा डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। दो जगह से बेटा पैसा आ रहा है बिजनेस में, एक तो सेल्स, कैश सेल से, कैश सेल से कितना पैसा आएगा और डेटर से कितना आएगा, ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले एक काम करो, ये देखो जनवरी में कितने की सेल है बेटा, 900। ठीक है, तो जनवरी में 900 रुपये, 900 तो बेटा यूनिट्स हैं। तो पहले सेल्स निकाल लेते हैं अमाउंट में। यहाँ मैं निकाल दूँ सेल्स, टोटल सेल। टोटल सेल बेटा कैसे निकलेगी, एक यूनिट 80 रुपये की है। ध्यान से देखो, एक यूनिट आप 80 रुपये की बेचते हो, तो जनवरी की सेल बताओ। जनवरी की सेल बेटा होगी 72,000। फरवरी की बेटा सेल बताओ, 1200 इंटू 80, 96,000। फिर बेटा 1800 इंटू 80। हाँ जी बेटा, ये बेटा बनेगा 14,400 रुपये की सेल, या 1,44,000। हाँ जी बेटा, फिर 2100 इंटू 80, 2100 इंटू 80 बेटा करेंगे 1,68,000। नेक्स्ट मंथ में भी बेटा 1,68 सेम। और 2400 इंटू 80, 24 इस महीने में भी बेटा 1,68। और 24,000 इंटू 80। हाँ जी बेटा, 24,000 इंटू 80 बेटा कितना बनेगा, 1,92,000। हाँ जी बेटा, ये सेल्स दी हुई थी यूनिट्स में, ये यूनिट्स में है, तो यूनिट्स को बेटा पहले किस में कन्वर्ट कर लो, अमाउंट। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि 1/3 सेल, 1/3 सेल कैश है। हाँ जी बेटा, 1/3 सेल तो कैश है, तो पहले कैश से लिख लेते हैं।
कैश सेल बेटा देखते हैं, 72,000 की सेल है जनवरी में, उसका 1/3 कैश सेल। कैश सेल का पैसा बेटा उसी में रिकवर होगा, जनवरी की कैश सेल जनवरी में ही, फरवरी कैश सेल का मतलब ही यही होता है। तो 72,000 का बेटा क्या कर दो, 1/3। 72,000 का 1/3 बेटा बनेगा 24,000। फिर बेटा 96,000 का 1/3 32,000। फिर बेटा 1,44,000 का 1/3 48,000। फिर बेटा 1,68,000 का 1/3 56,000। फिर बेटा ये भी 56,000। और फिर बेटा 1,92,000 का 1/3। लो बेटा ये कैसे ला गई। ठीक है बेटा बताओ यहाँ तक। हाँ जी बेटा अब बढ़ते हैं आगे। आगे बेटा देखिए, अब बात करते हैं क्रेडिट सेल की। जरा जनवरी की क्रेडिट सेल, यहाँ बेटा मैं क्रेडिट सेल निकाल रहा हूँ। जनवरी की क्रेडिट सेल कितने, 72,000 का बेटा। 1/3 तो क्या थी, कैश सेल। और 2/3, 2/3 बेटा बनेगा 48,000। 72,000 का 2/3 बेटा कर लेना, 48,000। फिर बेटा बनेगा 64,000। नेक्स्ट मंथ की सेल 1,44,000 का 2/3, 1,44,000 का बेटा 2/3 बनेगा 96,000। फिर बेटा नेक्स्ट मंथ 56,000 का 2/3, 1,12,000। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट बनेगा 1,28,000। ये जितने भी मंथ्स हैं सभी मंथ्स की सेल का 2/3 ये बेटा। ठीक है, 1,12,000 बेटा दो बार आएगा, 1,12,000, 1,12,000, क्योंकि 21,000 दो बार है ना। तो यहाँ पे बेटा एक बार 1,12 और आएगा। अब करना क्या है देखो, ये जो क्रेडिट सेल है, जनवरी में बेटा जो क्रेडिट सेल किया आपने, ठीक है, उसका पैसा कब आएगा, फरवरी में। क्योंकि क्रेडिट सेल डेट से डेटर बनेंगे, और डेटर को आपने कितने महीने का समय दिया, डेटर को बेटा आपने समय दिया 1 मंथ का। तो जनवरी के अंदर जो आपने क्रेडिट सेल की है, हाँ जी, जनवरी के अंदर बेटा जो क्रेडिट सेल की है 48,000 की, तो वो कौन से मंथ में पैसा आएगा डेटर से, फरवरी में। फरवरी में जो आपने क्रेडिट सेल की है उसका पैसा आएगा मार्च में। मार्च में बेटा जो क्रेडिट सेल की है 96,000, उसका पैसा आएगा अप्रैल में। अप्रैल में बेटा जो क्रेडिट सेल की है आपने 1,12,000 की, उसका पैसा आएगा मई में। और मई में बेटा जो क्रेडिट सेल की है उसका पैसा आएगा जून में। और जून की बेटा क्रेडिट सेल का पैसा आएगा जुलाई में, बट जुलाई का हमने एस्टीमेट तैयार नहीं करना, तो इसको बेटा यहीं छोड़ देंगे। और फर्स्ट कॉलम में लो बेटा, तो यहाँ पे टोटल कैश इनफ्लो ये बेटा हो गया 24,000, ये बेटा हो गया 80,000, ये बेटा हो गया 1,12,000। और ये बेटा बनेगा 1,52,000। उसके बाद बेटा ये हो गया 1,68,000। ये बेटा हो गया 1,72,000। बताइए। अब बेटा हमने बात करनी है आउटफ्लो। ठीक है, अभी तक हमने क्या दिखाए हैं, इनफ्लो। अब आउटफ्लो पे आ जाइए। आउटफ्लो में बेटा सबसे पहले, हाँ जी बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेमेंट टू। ये बेटा 176 आएगा ये। चलिए, अब बेटा हम बात कर लेते हैं आउटफ्लो में। आउटफ्लो में एक तो बेटा आपको पेमेंट किसको करनी है, सप्लायर को, पेमेंट टू सप्लायर। एक तो बेटा सप्लायर को पेमेंट करोगे, सप्लायर को पेमेंट करने के साथ साथ और बेटा आपने किस चीज़ की पेमेंट करनी है, देखो लेबर पेमेंट टू वर्कर्स, वेजेस। और तीसरी चीज बेटा क्या है आपके, वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, एक बेटा आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो ये चार चीजें हैं। तो सबसे पहले हम सप्लायर्स की बात करते हैं। सप्लायर को जब पेमेंट करनी है नेक्स्ट मंथ में, लिखा हुआ है इन द नेक्स्ट मंथ। तो पहले ये देखो सप्लायर को पेमेंट किस चीज की करोगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो बेटा रेट है, हाँ जी बेटा रॉ मटेरियल का रेट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है 16 रुपये। 16 रुपये रॉ मटेरियल का रेट है।
और वेजेस का रेट है बेटा 24 रुपये। वर्कर को जो वेजेस देनी है वो 24 रुपये पर यूनिट है, और रॉ मटेरियल 16 रुपये पर यूनिट है। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, पहले सबसे पहले इस बात का पता लगाते हैं कि हमें वर्कर को जो वेजेस देनी है टोटल, जनवरी में टोटल वेजेस कितने की देनी है। तो पहले टोटल वेजेस निकाल लेते हैं। देखिए 900 यूनिट है, 900 यूनिट है, और एक यूनिट पे बेटा 16 रुपये का रॉ मटेरियल लगेगा। तो 900 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल खर्च हो जाएगा हमारा? 14,400 रुपये। जनवरी में बेटा 14,400 रुपये सप्लायर के से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। फरवरी में 1200, 1200 इंटू 16, फरवरी में बेटा 19,200। ऐसे ही मार्च में बेटा 1800 इंटू 16, 1800 को बेटा 16 से मल्टीप्लाई कर लो। ये बेटा आई थिंक 28,800 बनेगा, 28,800। फिर बेटा अप्रैल में 2100 इंटू 16, 33,600। फिर बेटा 33,600, और फिर बेटा 2,400 इंटू 16, ये बेटा 38,400 बनेगा। लो बेटा ये आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये इतना इतना आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज परचेज करना है। अब सुनिए ध्यान से, जनवरी में बेटा जो रॉ मटेरियल खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी में जो रॉ मटेरियल खरीदा उसकी पेमेंट हमने कब करनी है? नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि हमारे जो सप्लायर हैं हमें वो पेमेंट करने के लिए 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं। तो जनवरी में बेटा जो हमारा ड्यू अमाउंट है सप्लायर्स का वो फेब में पे करना है। तो यहाँ बेटा लिखेंगे 14,400। सारी की सारी परचेज हमारी बेटा क्रेडिट है, तो पेमेंट टू सप्लायर, कैश परचेज है ही नहीं इस क्वेश्चन में। फिर बेटा फरवरी में जो आपकी थी वो पेमेंट जाएगी मार्च में, 19,200। फिर बेटा 28,800। अप्रैल के अंदर कौन से सप्लायर की पेमेंट करोगे? जो मार्च वाली परचेज की। मई के अंदर बेटा कौन सी परचेज की पेमेंट करोगे? जो अप्रैल की है। और जून में बेटा कौन सी पेमेंट करोगे? जून में पेमेंट करोगे मई वाली। लो जी, हाँ जी बेटा, ये हमारे क्या हैं? आउटफ्लोज, पेमेंट टू सप्लायर। बताओ बेटा। अब आ जाइए वेजेस। अब बेटा वेजेस, वर्कर को हम 24 रुपये पेमेंट करते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए वर्कर को 24। तो यूनिट कितनी बनाई है? 900। और वेजेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बेटा, देखो लिखा हुआ है बाकी सारे खर्चों की पेमेंट उसी महीने में करनी है जिस महीने से वो संबंधित है। तो 24 इंटू 900। हाँ जी बेटा, 900 यूनिट है, और एक यूनिट बनाने पे 24 रुपये वेजेस के देते हैं। तो 24 इंटू 900 बेटा कितना हो गया? हाँ जी बेटा, ये बनेगा 21,600। ठीक है, सभी को बेटा 24 से मल्टीप्लाई कर ले जाओ। 1200 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 1200 को बेटा 24 से करेंगे 28,800। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट 1800 का बेटा 24 से मल्टीप्लाई करो, 1800, 1800 इंटू ये बेटा 43,200 आ जाएगा। फिर बेटा 2100 इंटू 2400, ये बेटा आएगा आपका 50,400। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट मई के अंदर बेटा 50,400, और फिर 57,600। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, बस यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 24 से। अब आ जाओ बेटा वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 24 रुपीज़ के हिसाब से आपने करना है। अब आ जाओ बेटा वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 8 रुपीज़ पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट। और वेरिएबल एक्सपेंसेस की पेमेंट भी जिस महीने से संबंधित है उसी महीने में करनी है। तो कर दो 8 इंटू 900, 7,200। हाँ जी बेटा, 8 इंटू 1,200, 9,600। 8 इंटू 2,100, 16,800।
हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या है, 8 × 2100, ये भी बेटा 16,800, 8 × 2400, 19,200। फिर बेटा 8 × एक मिनट बेटा, यहाँ पे आएगा, मार्च में कितना था, 1800, यहाँ बेटा 14,400 आएगा। एक मिनट की, ये ठीक कर दें। हाँ जी बेटा, यहाँ आएगा 14,400, 1800 × 8। हाँ जी बेटा, यहाँ पर बनेगा 2100 × 8, और यहाँ पे बेटा 16,800, और लास्ट वाले में 2,400 × 8, 19,200। ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब बेटा आ जाओ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, 30,000 रुपीज पर मंथ। फिक्स्ड एक्सपेंसेस बेटा 30,000, 30,000, सभी में बेटा 30,000 रुपीज दिखा देंगे। लो बेटा, अब क्या करना है आपको, अब बेटा आपको इसका भी टोटल कर लेना है, टोटल आउटफ्लो। ठीक है, ये पॉसिबल आउटफ्लोज हैं, एक्चुअल नहीं है, ये हमारा अनुमान है, एस्टिमेटेड। चलिए, तो इनका बेटा टोटल कर लेते हैं। ये बेटा फर्स्ट मंथ का आ जाएगा 58,800। हाँ जी बेटा, सेकेंड मंथ का बेटा टोटल करोगे, ये आएगा 82,800। थर्ड मंथ का बेटा टोटल आ रहा है 1,06,800। फोर्थ मंथ का बेटा आएगा 1,26,000। और फिफ्थ मंथ का बेटा जो टोटल आ रहा है 1,30,800। हाँ जी बेटा, और उसके बाद जो लास्ट मंथ का टोटल है 1,40,400। लो बेटा, तो ये हमारे पॉसिबल इनफ्लोज आ गए, आउटफ्लो। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है किस किस महीने में। जनवरी को बेटा पहले देखते हैं। जनवरी में इनफ्लो तो बेटा 24,000 का है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। अगर आप जनवरी को देखोगे, जनवरी के केस में बेटा इनफ्लो कम है, किससे कम है, आउटफ्लो से। ठीक है, फैब में चेक करो, फैब में बेटा, फैब में भी यही पोजीशन है, इनफ्लो कम है, किससे, आउटफ्लो से। मार्च में देखिए, मार्च में क्या है, मार्च में बेटा इनफ्लो ज्यादा है देखो, और आउटफ्लो कम है, इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। अप्रैल में क्या है, अप्रैल में भी इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो बेटा देखो, ये कैश का इनफ्लो, ये आउटफ्लो। और मई के अंदर, मई में भी बेटा यही पोजीशन है, और जून में, जून में भी बेटा यही पोजीशन है, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो। तो सबसे पहले जनवरी और फरवरी में देखते हैं। हाँ जी बेटा, कितना डेफिशिट है, डेफिशिट का मतलब वर्किंग कैपिटल नीड। हाँ जी बेटा, चलिए देखते हैं। 58,800 में से बेटा 24,000 गया, तो यहाँ पे बेटा हमारा कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें, 34,800 रुपये की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी बेटा, 34,800, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल। इनफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो मैं इसके ऊपर ब्रैकेट बेटा इसलिए लगाई है, ये वर्किंग कैपिटल नीड या डेफिसिट को शो करता है। चलिए फैब के अंदर बेटा चेक करते हैं, फैब के अंदर ये पोजीशन है, फैब के अंदर 2,800 रुपये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मार्च के अंदर बेटा देखो, मार्च के अंदर सरप्लस आ रहा है, 1,12,000 में से 1,06,800 गया, कितने का सरप्लस आ जाएगा, 5,200 रुपये बेटा सरप्लस। अच्छा जी, फिर बेटा अप्रैल के अंदर, अप्रैल में 26,000 का बेटा सरप्लस।
मई के अंदर बेटा, मई में 37,200 का सरप्लस। और जून में बेटा, जून में देखो कितने का सरप्लस बनेगा, ये बेटा 35,600 का सरप्लस आ। तो डेफिशिएट को मैंने ब्रैकेट लगा के शो किया है, और जो सरप्लस है बेटा वो विदाउट ब्रैकेट है। अच्छा, अगर मुझे क्यूमुलेटिव निकालना हो, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव सरप्लस या क्यूमुलेटिव डेफिसिट, तो क्यूमुलेटिव बेटा पहले महीने का तो ये एज इट इज, दूसरे महीने और पहले महीने को टोटल मिला के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई 37,000। इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे। फिर 37,000 में से बेटा 5,200 रुपये आपका सरप्लस है। 37,000 में नेगेटिव है और 5,200 प्लस के, तो ये सरप्लस कितने का आएगा? हाँ जी बेटा, कर दो इसको 31,800। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, फिर 32,400, 26,000, बेटा ये बनेगा 6,400 नेगेटिव रह जाएगा, और 6,400 में बेटा फिर 37,200 पॉजिटिव। अब यहाँ देखो, यहाँ से सरप्लस आना शुरू हो जाएगा क्यूमुलेटिव। और 30,800 और 35,600, ये बेटा 66,000। ठीक है, जिस तरीके से बेटा आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वैसे आप निकालें। तो ये बेटा हमारी वर्किंग कैपिटल नीड आ गई। हाँ जी बेटा, ये हमारी नीड आ गई जनवरी की, फरवरी। अगर हम क्यूमुलेटिव की बात करें, जनवरी में इतने की नीड है, जनवरी और फरवरी की मिला के बेटा इतने की नीड बनेगी। जनवरी फरवरी अगर मार्च को भी मिला दें तो इतने की नीड है। अप्रैल, अब आगे वर्किंग कैपिटल की नीड कम होती जा रही है। रीजन क्या है देखो, फैब तक तो वर्किंग कैपिटल की नीड बेटा बढ़ी है, यहाँ तक तो वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ रही है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की नीड डिक्रीज होनी शुरू होगी। डिक्रीज कब होगी? वर्किंग कैपिटल की नीड बेटा डिक्रीज होनी कब स्टार्ट होती है? जब इनफ्लो आउटफ्लो से क्या हो जाए ज्यादा। ठीक है, बताइए, क्लियर है? तो होप सो बेटा आज की क्लास के दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कैश फोरकास्टिंग मेथड। ये जस्ट लाइक कैश बजट की तरह है, वेरी वेरी इजी दोनों मेथड। तो आप बेटा इन दोनों मेथड्स के न्यूमेरिकल आज कर लेंगे। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।